तो ये वीडियो आप जो लोग अभी देख के आ रहे हैं भाई, ये तो उस टाइम की हमें याद दिलाता है जब विंस मैकमैन मंडे नाइट रॉ को चला रहे थे। बिकॉज एक ऐसी मोमेंट मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिल जाए जो सालों साल तक रिपीट करी जाए। ये ब्रॉन्सन रीड ने आखिर क्या कर दिया भाई। ब्रॉन्सन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर एक ऐसी सुनामी लगाई है जिसने गाड़ी के सारे शीशे तोड़ के बाहर गिरा दिए। उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाला है आज की मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। और ये था बैश इन बर्लिन पेपर व्यू का गो होम शो भी। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, फाइनल चीजें जो कि इस शो से पहले हमें देखने को मिली बैश इन बर्लिन के PLE से पहले। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और जॉन सीना के पॉडकास्ट को मैंने मेंशन करा था, वो अब एपिसोड आ चुका है, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे गाइस। सीना की रिटायरमेंट के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, आप लोगों के कम्युनिटी टैब के क्वेश्चंस वहां पे आंसर भी हुए हैं, डिस्कस भी हुए हैं। और ऑलमोस्ट 30 मिनट तक हमने बात करी है कि क्या एक्सपेक्ट करा जा सकता है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर से। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये मंडे नाइट रॉ का शो स्टार्ट करती है जजमेंट डे और फिन बैलर पहले बात करते हैं किस तरीके से रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को जो अटैक उन्होंने किया लास्ट वीक वो डिजर्व करते थे। और मॉर्गन यहाँ पे बात करती है किस तरीके से वो डोमिनिक के साथ जब तक हैं और वो हरा देंगे रिया और डेमियन को बैश इन बर्लिन में, वो एक बार फिर से प्रूव कर देंगे कि व्हाई दे आर ऑलवेज ऑन टॉप। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो माइक लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली रिजल्ट करता है काफी सारी बूज में। लेकिन डोमिनिक अनाउंस करते हैं यहाँ पे कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में होने वाले हैं और जब तक लिव उनके साथ हैं वो सारी चीजें जीत सकती हैं। और यहाँ पे इसके बाद आ जाते हैं बाहर रे मिस्टीरियो LWO के साथ और कन्फ्रंट करते हैं डोमिनिक को और बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट जब तू रिया रिप्ली के साथ था तो तुम्हारे में से किसी एक के पास सेट ऑफ बॉल्स तो थी, अब तो वो भी नहीं है। और जितना बड़ा जैकएस तू पहले था उससे भी बड़ा जैकएस तू लिव मॉर्गन के साथ अब बन चुका है। और यहाँ पे डोमिनिक को चैलेंज करते हैं कि भाई तू मुझे मारना चाहता है तो मार, बिकॉज बदले में मैं तेरे को ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तेरे चेहरे से तेरी ये मूंछें उतर के गिर जाएंगी। तो ये रिजल्ट करता है इस जजमेंट डे के मैच में अगेंस्ट द LWO, जो कि काफी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग मैच था मंडे नाइट रॉ की। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो बहुत मजा आया मुझे इस मैच को देखने में, हाई पेस्ड भी था। लेकिन एट द एंड हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। बैश इन बर्लिन से पहले जजमेंट डे को यहाँ पे विक्ट्री मिलनी थी। इतना ही नहीं, एक बार फिर से डोमिनिक ने रे मिस्टीरियो को पिन भी कर दिया है। और मैच के बाद यहाँ पे अटैक कंटिन्यू करते हैं वो रे के ऊपर, लेकिन सेव करते हैं डेमियन और रिया रिप्ली। और जबकि सारे जजमेंट डे के मेंबर्स यहाँ से भाग जाते हैं, JD मैकडोना को पड़ती है रिपटाइड और कार्लिटो को पड़ती है साउथ ऑफ हेवन की चोक स्लैम। और यहाँ पे भाई डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उन्हें। तो ये मिक्स टैग टीम मैच से पहले जो बिल्ड दिखाई गई आज मुझे काफी डिसेंट लगी और अब इस मैच का हमें इंतजार है। इसके बाद बात करते हैं तो डैमेज कंट्रोल का मैच होता है प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के साथ। और एक बार फिर से मैं बोलूंगा, जबकि WWE इनको टीवी टाइम जरूर दे रही है, कुछ खास इनके साथ हो नहीं रहा, इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा। क्या आप लोग इससे एग्री करते हैं? क्या आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं? इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद यहाँ पे प्रोमो सुनने को मिला अंकल हाउडी का, बिकॉज उनका डेब्यू था आज अगेंस्ट चैड गेबल इन द मेन इवेंट, जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने काफी चांसेस दिए चैड गेबल को, इतने हफ्तों से वो चैड गेबल को डराए जा रहे हैं, लेकिन ये बंदा तब भी मानने को तैयार नहीं है। ये अपनी आदतों से बाज नहीं आता और इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, उसका हेड ही जो है वो उतार के फेंकना पड़ेगा, ताकि जो उसकी सारी सिंस हैं वो चली जाएं, जो उसके गलत क्राइम्स हैं वो खत्म हो जाएं। तो ये काफी अच्छा प्रोमो था। यहाँ पे बो डैलस यहाँ पे कट कर रहे थे। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं बाहर एंड ड्रू इज अ मेनेस भाई, बिकॉज क्या कमाल का प्रोमो ये भी उनकी तरफ से सुनने को मिला। और CM पंक की लाइन चुरा के वो स्टार्ट करते हैं कि भाई कितना अच्छा लग रहा है हमें टू बी हेयर इन द लिविंग कलर इन रोड आइलैंड ऑन मंडे नाइट रॉ, हाउ गुड इट्स टू बी हेयर। और उसके बाद वो बात करते हैं किस तरीके से CM पंक की रूटीन में अब जान चुका हूं। अगर वो यहाँ पे होता तो आगे बात करता किस तरीके से जब से वो WWE में नहीं था, WWE इतनी अच्छी थी उसका, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं था। वो बात करता किस तरीके से लिटिल टिमी जो उसका फैन है वो चांद से स्पेशली मिलने आया अपने सेवियर से CM पंक से। जैसे लास्ट वीक CM पंक अपने फैंस की स्टोरी सुना रहे थे और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर नीचे पंक की तरह रिंग में बैठते हैं और पूछते हैं डू आई हैव योर अटेंशन नाउ, एक और CM पंक की लाइन। और वो यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से फैंस की गलती है जो CM पंक ने सारे काम अभी तक करे हैं और बार बार मैकिंटायर को अटैक करा है। बिकॉज जब भी CM पंक का नाम चैंट होता है CM पंक ऐसे एक्ट करता है जैसे कोई एडिक्ट एक्ट करता है जब उसको अल्कोहल दे दी जाती है। CM पंक सब कुछ तभी करने लग जाता है एकदम से। और वो कहते हैं कि किस तरीके से CM पंक ने उनको स्ट्रैप मैच के लिए चैलेंज कर दिया, तो CM पंक को क्या लगता है कि आई वोंट किल हिम, ऑफ कोर्स आई विल, उसकी बुरी हालत करूंगा और हर बार जब CM पंक नाम चैंट होगा उसको वो स्ट्रैप से मैं अटैक करूंगा। और वो कहते हैं फैंस की गलती इसलिए है
बिकॉज उन्होंने नॉस्टैल्जिया को चूज किया ओवर अ वॉरियर जो उनके लिए डार्केस्ट टाइम्स में भी उनके साथ यहाँ पे खड़ा था। और वो बात करते हैं कि किस तरीके से ये ब्रेसलेट जो है वो 50 सेंट पीस ऑफ ट्रैश है, लेकिन सीएम पंक को कितने अलग अलग तरीकों से इमोशनली हर्ट कर चुका है। और कहते हैं कि ये जो स्ट्रैप है अब फिजिकली हर्ट करेगा सीएम पंक को इन बैश इन बर्लिन। और उसी टाइम पंक का म्यूजिक बजता है, लेकिन वो पीछे से आते हैं और इस स्ट्रैप के साथ आते हैं, अटैक करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। इन दोनों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट होती है, लेकिन सिक्योरिटी इनको यहाँ पे सेपरेट करती है और ड्रू मैकिंटायर क्राउड के थ्रू वहां से चले जाते हैं। तो जो आज देखने को मिला, क्या उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि सीएम पंक दोबारा हार सकते हैं बैश इन बर्लिन में? इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज अपर हैंड आज भी दोबारा से सीएम पंक को दिया गया इन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद बात करते हैं तो ये मैच हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट का। तो बेसिकली मल्टीपल ट्रिपल थ्रेट मैचेस होंगे 4 और सबके विनर्स एक फेटल 4-वे मैच में लड़ेंगे नंबर 1 कंटेंडर फॉर्म करने के लिए। और ये जो पहला मैच था ये था जे ऊसो, कैरियन क्रॉस और कोफी किंगस्टन के बीच में। एक डिसेंट मैच था, एक बार फिर से काफी मुझे प्रिडिक्टेबल लग रहा था कि यहाँ पे कैरियन क्रॉस को पिन करा जाएगा और जे ऊसो ने बिल्कुल वैसा ही करा। स्पीयर लगाते हैं, ऊसो स्प्लैश लगाते हैं और फर्स्ट पर्सन बन चुके हैं जो कि उस फैटल 4-वे के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके बाद बाहर आते हैं रैंडी ऑर्टन और वो अपना फाइनल मैसेज डिलीवर करना चाहते थे गुंथर के लिए बिफोर बैश इन बर्लिन। और उससे पहले गुंथर का एक प्रोमो भी दिखाया जाता है किस तरीके से वो ऑलरेडी यूरोप में थे, बेल्जियम में WWE के लाइव इवेंट्स के लिए। और वो बात करते हैं किस तरीके से मैं अपनी टेरिटरी में आ चुका हूं और बैश इन बर्लिन में फाइनली रैंडी ऑर्टन तेरे को अपना मैच तेरे सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो रैंडी यहाँ पे आते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से फैंस उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सालों बाद भी उनका गाना गा रहे हैं, उसके लिए वो थैंक यू बोलते हैं। और कहते हैं कि मैं अपने करियर में बहुत सारे टाइटल जीता हूं, लेकिन सबसे पहला टाइटल जो मैं जीता था वो था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप व्हेन आई वाज द यंगेस्ट टू डू इट। और आज की डेट में भी एक पॉइंट पे भी रिसेंटली जब मैं इंजर्ड था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या मैं कभी दोबारा लड़ पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन जब मुझे वो न्यूज मिली कि हाँ मैं वापस जा रहा हूं, तो मुझे वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ही दोबारा चाहिए, उसी पे अपना नाम चाहिए जो रिसेंटली WWE ने एज अ न्यू टाइटल लॉन्च करी है। रैंडी ऑर्टन बात करते हैं कि किस तरीके से इस टाइटल से वो अपनी लेगेसी को वापस लेके आएंगे। और साथ के साथ गुंथर को ये बात रियलाइज नहीं हो रही है कि कैसे रैंडी ऑर्टन के सामने वो जा रहा है एक ऐसा इंसान जो पिछले 20 साल में द मोस्ट डेंजरस मैन है इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। वो कहते हैं कि WWE में मैंने साइन किया था जब मैं 19 साल का था और तुम सभी फैंस ने मुझे यहीं पे बड़े होते हुए तुम्हारे सामने देखा है, काफी सारी गलतियां करी जिससे मैं सीख चुका हूं और साथ ही साथ मैंने अपनी रिस्पेक्ट को अर्न भी करा है। लेकिन गुंथर एक ऐसा इंसान है जो 30s में WWE में आया और अब उसके अंदर तब भी इतनी ज्यादा ईगो है जो कि मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीख चुका हूं और गुंथर को आज तक कभी किसी ने हम्बल नहीं करा है और मैं उसको हम्बल करने वाला हूं एट बैश इन बर्लिन। और जबकि मुझे सिर्फ टाइटल से मतलब था, गुंथर ने इस पूरी चीज को पर्सनल बना लिया और उसको बैश इन बर्लिन में बात समझ आएगी कि कैसे मैंने जैसे अपने डीमंस को हराया है और चीजों से मैं सीखा हूं, वैसे ही मैं गुंथर को भी हराने वाला हूं एट बैश इन बर्लिन टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। कमाल का प्रोमो था, कमाल की डिलीवरी थी रैंडी ऑर्टन की। जो कनेक्शन है फैंस के साथ इस स्टोरी लाइन में स्पेशली रैंडी ऑर्टन का, वो एक बार फिर से वो पुराने रैंडी ऑर्टन की यादें दिला रहा है। तो मजेदार ये मैच बिल्कुल रहने वाला है टाइटल के लिए एट बैश इन बर्लिन। फाइनली इस चीज के ऊपर आते हैं जिसका आप शायद इंतजार कर रहे होंगे इस रिव्यू के अंदर, और ये था ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच जिसको बोला जा रहा था मीट वर्सेस मीट। अब भाई मीट तो बहुत सारा था रिंग के अंदर और ये लड़ तो रहे थे, लेकिन मैच की बात कौन करेगा, बिकॉज ये तो लड़ते लड़ते चले गए क्राउड में, क्राउड से चले गए रैंप पे, रैंप से चले गए बैक स्टेज, बैक स्टेज से चले गए सीधा पार्किंग लॉट में और वहां मच गई असली सुनामी। बिकॉज जी हाँ, ये लड़ते 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 पहुंचते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन सिक्योरिटी गार्ड को टेबल के थ्रू फेंक रहे हैं, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन चल रही है बैक स्टेज। और ब्रॉन स्ट्रोमैन सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी के हुड पे चॉक स्लैम लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर और उसके बाद दूसरी गाड़ी के हुड पे उनको फेंकते हैं और डेफिनेटली भाई ब्रॉन्सन को यहाँ पे बहुत तेज लगी होगी बिकॉज वो पूरे हुड के ऊपर से जाते हैं और जमीन पे सीधा गिरते हैं। काफी तेज इंपैक्ट था वो। भाई रिस्पेक्ट है इन लोगों की जो ऐसे स्टंट्स कर सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं सिर्फ हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, भाई अनबिलीवेबल। और उसके बाद ये स्टैक ऑफ बॉक्सेस पड़ा था, कुछ वहां पे प्रोडक्शन बॉक्सेस पड़े थे गाड़ी के साइड में, जिसके ऊपर ये धीरे धीरे चढ़ के जाते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन को गाड़ी के ऊपर पहले तो गिरा देते हैं ब्रॉन्सन रीड और फिर भाई ये इस पूरी जो कहते हैं ना दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो जो बाउंड्री होती है पूरी बिल्डिंग की
उसके ऊपर चले जाते हैं और वहां से सीधा कूदते हैं, स्प्लैश सुनामी लगाते हैं ऑन ब्रॉन स्ट्रोमैन। और कितने सारे एंगल्स दिखाए गए इस पूरी चीज के आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई, अनबिलीवेबल। क्योंकि इन 4 हफ्तों से पहले ब्रॉन्सन रीड कुछ भी स्पेशल फील नहीं हो रहे थे मंडे नाइट रॉ में, और अब 4 हफ्तों बाद ब्रॉन्सन रीड को एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया गया है, एस्टैब्लिश्ड मॉन्स्टर बना दिया गया है कि अब हर हफ्ते लोग मंडे नाइट रॉ पे ब्रॉन्सन रीड को देखना चाहते हैं कि ये अब नेक्स्ट किसको डिस्ट्रॉय करेगा। बहुत ही सही तरीके से बुक करा जा रहा है ब्रॉन्सन रीड को और मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। भाई ये जो सुनामी लगाई गाड़ी के ऊपर, मैं रिपीट करूंगा, एक ऐसी मोमेंट है जिसको लोग बार बार रिप्ले देखेंगे, जिसको लोग बार बार डिस्कस करेंगे सालों साल तक, सिर्फ भाई आज के लिए नहीं। अनबिलीवेबल। और ब्रॉन्सन रीड भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का पार्ट होने वाले हैं, तो वो शायद मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट को जीतेंगे या तो फाइनल तक एटलीस्ट जाएंगे अगेंस्ट जे ऊसो। वो देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद ये दूसरा ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ आईसी टाइटल टूर्नामेंट का, जहां पीट डन ने हरा दिया जेवियर वुड्स और द मिज को, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जेवियर वुड्स इस मैच को जीत चुके थे। जेवियर की मैं बात करूं कि ग्रीन से ब्लैक कपड़े हो चुके हैं, जिसका कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल सकता है कि शायद वो न्यू डे जल्दी छोड़ देंगे, ब्रेकअप फाइनली देखने को मिल भी सकता है, पॉसिबिलिटी उस चीज की हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पीट डन रेफरी को बाहर खींच लेते हैं, जेवियर वुड्स की विक्ट्री को कॉस्ट कर देते हैं और वो क्वालिफाई कर चुके हैं इस फेटल 4-वे मैच के लिए। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर प्रोमो कट करते हैं अपना बैकस्टेज और बात करते हैं किस तरीके से जे ऊसो को उनका नाम अपने मुंह से बाहर रखना चाहिए, और आज तक जे ऊसो की फैमिली के किसी भी मेंबर ने ब्रॉन ब्रेकर के फैमिली के किसी भी मेंबर को हराया नहीं है। और वो पीट डन को भी बोलते हैं भाई कि मेरा नाम अपने मुंह से बाहर रख, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फर्क नहीं पड़ता ब्रॉन ब्रेकर को कौन इस टूर्नामेंट को जीतेगा, कौन उनके सामने आएगा, बिकॉज जो भी आएगा वो हारेगा और ब्रॉन ब्रेकर अपना टाइटल जो है वो हारने नहीं वाले। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट था, इट वाज अंकल हाउडीज रेसलिंग डेब्यू गाइस, जहां वो लड़ रहे थे चैड गेबल के साथ। और इतना तो मैं जरूर बोलूंगा, किसी को भी एक अच्छा मैच देना है ना और लगना है कि हाँ भाई क्या कमाल कर दिया, तो चैड गेबल को उसका अपोनेंट रख दो, बिकॉज जिस तरीके से बंदा मैच को कैरी करता है मजा आ जाता है देख के। और जबकि चैड गेबल का मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा था अगेंस्ट अंकल हाउडी, यहाँ पे आईवी नाइल भी आ गई थी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्रीड ब्रदर्स आए, यहाँ पे हमें वाइट 6 के बाकी मेंबर्स देखने को मिले, एंड एट द एंड जबकि चैड गेबल कोशिश तो कर रहे थे कि शायद जीत जाए, ऐसा होने नहीं वाला था। अंकल हाउडी के डेब्यू पे उनको पड़ता है यहाँ पे एक सिस्टर एबिगेल फिनिशर, एंड अंकल हाउडी पिंस चैड गेबल, और अपने डेब्यू में मेन इवेंट में मंडे नाइट रॉ के अंदर उन्होंने डिफीट करके विक्ट्री को भी हासिल कर लिया है। तो आज की मंडे नाइट रॉ ने काफी अच्छी स्टेज सेटअप करी है फॉर बैश इन बर्लिन, और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर व्यू काफी अच्छा होने वाला है और अच्छा रिस्पांस मिलेगा उसको, मैचेस बहुत तगड़े होने वाले हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं शो के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।